हेलो। हेलो। एएससी एकेडमी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए हम करते हैं करंट अफेयर्स की क्लास को स्टार्ट और उसके उन महत्वपूर्ण पहलुओं को पढ़ते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं कि मुक्केबाजी चैंपियनशिप विश्व मुक्केबाजी यानी बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 हाल ही में यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन, जिसे हम इंग्लैंड के तौर पर समझते हैं, इसके लिवरपूल में हुई है। यानी विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 कहां पर आयोजित की गई है? वो लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित की गई है। खास बात यह थी कि यहां पर महिला प्लस पुरुष दोनों के लिए ही विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है जो लिवरपूल इंग्लैंड में आयोजित की गई। लेकिन भारत की ओर से किसी भी पुरुष को कोई भी पदक नहीं मिला। ऐसा पहली बार है जब किसी पुरुष को कोई पदक नहीं मिला है, बल्कि सारे पदक ही महिलाओं को मिले हैं। और महिलाओं में किस किस को मिले हैं तो देखिए, जैस्मिन लंबोरिया को 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मिला है, गोल्ड मेडल मिला है, स्वर्ण पदक। जैस्मिन लंबोरिया को 57 किलोग्राम वर्ग में क्या मिला है? स्वर्ण पदक मिला है। दूसरी तरफ मीनाक्षी हुड्डा, इनको 48 किलोग्राम वर्ग में को भी स्वर्ण मिला है। यानी भारत को कितने स्वर्ण मिले हैं? यहां पर 2 स्वर्ण मिले हैं। तीसरा हम देखें, नुपुर शोराण को 80 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक मिला है, यानी कि इन्हें सिल्वर मेडल मिला है। और पूजा रानी ने 80 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक मिला है। यानी टोटल भारत को मिले हैं 4 पदक, चारों ही महिलाओं को मिले हैं। जैसे ये जैस्मिन लंबोरिया ये हैं जिन्हें गोल्ड मेडल मिला है, मीनाक्षी हुड्डा ये हैं इन्हें भी गोल्ड मिला है। यानी टोटल कितने गोल्ड मिले हैं? 2 गोल्ड मिले हैं। और तीसरा आता है नुपुर शोराण, इन्हें मिला है सिल्वर मेडल। और उसके बाद पूजा रानी, इन्हें मिलता है ब्रॉन्ज मेडल। इस तरह करके भारत को कुल 4 पदक विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 में मिले हैं, जो कि इंग्लैंड के लिवरपूल में आयोजित किया गया था। हाल ही में ये समाप्त हुआ है, आयोजन हुआ है इसका। यहां हम देखें आंद्रोथ कि हाल ही में भारतीय नौसेना में एक जहाज शामिल हुआ है भारतीय नौसेना में, जिसका नाम है आंद्रोथ। आंद्रोथ का मीनिंग क्या है ये समझें कि आंद्रोथ नाम जो लिया गया है वो कहां से लिया गया है? लक्षद्वीप में एक द्वीप है आंद्रोथ, से ये नाम लिया गया है आंद्रोथ। देखिए, लक्षद्वीप में जो द्वीप है आंद्रोथ, वहां से ये नाम लिया गया है। उसे हम देख लें, ये लक्षद्वीप है, ये चीन वाला हिस्सा है। यहां पर ये लक्षद्वीप के छोटे छोटे से द्वीप हैं। यहां ये छोटा सा एक द्वीप है आंद्रोथ, इसके नाम से जहाज का नाम रखा गया है। अब ये जहाज कैसा है उसकी विशेषताएं हम देखते हैं। जहाज का नाम है आंद्रोथ। अब ये देखिए, जब नेवी के जो जहाज होते हैं उनका सीधा नाम नहीं लिया जाता है, बल्कि उनके साथ INS वर्ड लगा होता है, INS आंद्रोथ। अब INS का मतलब क्या होता है? INS का मतलब होता है इंडियन नेवल शिप, यानी भारतीय नौसेना यानी भारतीय नौसेना INS आंद्रोथ इसका नाम रखा गया है। ये कैसा जहाज है? ये पनडुब्बी रोधी है।
पनडुब्बियों को मार गिराने वाला। अब पनडुब्बियाँ होती क्या हैं? पनडुब्बियाँ होती हैं जो पानी के अंदर भी जा सकती हैं और पानी के बाहर भी चल सकती हैं। यानी पानी के बाहर का मतलब है कुछ हिस्सा पानी के बाहर आ जाता है और बाकी पानी में रहती है। तो जहाज है वो पानी के अंदर नहीं जा सकता, लेकिन पनडुब्बी है जो पानी के अंदर जा कर के भी चल सकती है, काम कर सकती है। तो अंदर छुपी हुई पनडुब्बियों को मार गिराने वाला युद्धपोत है आईएनएस आंद्रोथ। इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। कौन सी जगह शामिल किया गया है? इसे कलकत्ता में, यानी कलकत्ता में शामिल किया गया है। कब किया है? 15 सितंबर 2025 को। अब ये कलकत्ता में शामिल किया गया है तो बना कहाँ था? जाहिर सी बात है कलकत्ता में ही बना होगा, तब वहीं शामिल कर लिया है, नहीं तो उठाकर कैसे ले जाते। तो इसका जो निर्माण किया गया है वो देखें, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स कहाँ पर है? ये कोलकाता। इसके द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो आईएनएस आंद्रोथ ये नाम लिया गया है लक्षद्वीप के एक द्वीप के नाम पर, यानी आंद्रोथ नाम का एक द्वीप है। और इस आईएनएस आंद्रोथ को भारतीय नौसेना में कलकत्ता में शामिल किया गया है, जिसका निर्माण गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स, जो कि कहाँ पर है? कलकत्ता में है, के द्वारा निर्माण किया गया है। ये कैसा है? एंटी सबमरीन वॉरफेयर है, यानी कि पनडुब्बी रोधी युद्धपोत है जो पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए काम आने वाला है। इसकी लंबाई है कितनी है? 73 मीटर है। ये कैसे कैसे हथियारों का इस्तेमाल करेगा? ये स्वदेश निर्मित टॉर्पीडो का इस्तेमाल करेगा और पनडुब्बियों को मार गिराने वाले रॉकेट का इस्तेमाल करेगा। अब ये टॉर्पीडो क्या होता है? रॉकेट तो समझ में आता है कि पनडुब्बियों को मार गिराने वाले रॉकेट। अब देखिए, जो मिसाइल होती हैं, अगर मिसाइल जो इस्तेमाल हम करते हैं वो वायु में इस्तेमाल करते हैं, हवा में इस्तेमाल करते हैं। अगर उस मिसाइल में थोड़े से चेंज कर दिए जाएं और उस मिसाइल को इस लायक बनाया जाए कि वो पानी के अंदर भी अटैक कर सके, पानी के अंदर भी अटैक कर सके, तो उसे हम बोलते हैं टॉर्पीडो। टॉर्पीडो क्या है? टॉर्पीडो मिसाइल का नेवी वर्जन है। मिसाइल का एक तरह से नेवी वर्जन है। तो स्वदेशी टॉर्पीडो और रॉकेट इस्तेमाल करेगा पनडुब्बियों को मार गिराने के लिए। इसमें लगभग 80% से अधिक सामग्री है जो स्वदेश निर्मित की गई है। अब ये बहुत बड़ा पहलू आने लगा है कि अब भारत में ही जहाज बनने लगे हैं और उनका अधिकतर जो सामान है वो भी स्वदेश निर्मित ही होता है, यानी भारत में ही निर्मित होता है। ये उथले जल क्षेत्रों में काम करेगा जहां पर जल की गहराई कम होती है, क्षेत्रों के लिए से बनाया गया है। तो जहाज कुछ इस तरह का होता है। इसका आगे डेस्क होता है इस तरह से। ये एंकर है जिसे पानी के अंदर डाल दिया जाता है जब कहीं जहाज को रोकना हो। ये पानी के अंदर आकर इसे बैलेंस कर देता है जिससे जहाज एक जगह रुक सके, लहरों के साथ इधर उधर ना भागे। तो इस तरह से करके आईएनएस आंद्रोथ है जो भारतीय नौसेना में कलकत्ता में शामिल कर दिया गया है। देखें, यूस्टोमा। यूस्टोमा, ये आपको जो चित्र दिखाई दे रहा है, यूस्टोमा के फूल हैं। तो ये यूस्टोमा क्या चीज़ है? ये यूस्टोमा एक सजावटी फूल है कि काफ़ी महंगा आता है। सजावटी फूल है जो काफ़ी महंगा आता है और ये भारत में पैदा नहीं होता था, बल्कि अमेरिका, दक्षिण वाला भाग, मैक्सिको, कैरेबियन क्षेत्र में पैदा होता था। ये हम क्षेत्र देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये भाग अमेरिका का है, ये वाला हिस्सा मैक्सिको का है, ये कैरेबियन सागर है। कौन सा सागर है? कैरेबियन सागर। इसके आसपास जो देश हैं उन्हें कैरेबियन देश बोला जाता है या कैरिबियन कंट्रीज बोला जाता है। जैसे क्यूबा है, जमैका है। जमैका जहाँ के उसेन बोल्ट वहीं के हैं, दौड़ने वाला उसेन बोल्ट, तो ये जमैका है। हैती है, डोमिनियन रिपब्लिकन है। इधर की तरफ पनामा, होंडुरास, ग्वाटेमाला, ये सारे कंट्री कौन से हैं? कैरेबियन देश हैं। तो ये पहले जो फूल है इन क्षेत्रों में उगता है, यानी इन क्षेत्रों में ये फूल उगाया जाता है। वहां की मूल प्रजाति है, ये वहां पर बनता है। लेकिन हाल ही में लखनऊ में स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा इस फूल को उड़ीसा में उगाने में सफलता हासिल कर ली है। यानी
यूस्टोमा शब्द का क्या मतलब है? यूस्टोमा एक सजावट फूल है कि काफ़ी महंगा होता है। ये भारत में नहीं उगाया जाता था, ये दक्षिण अमेरिका में, मैक्सिको में और कैरेबियन देशों में उगाया जाता था, जिसे हाल ही में उड़ीसा में लखनऊ स्थित राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा उगाने में सफलता प्राप्त कर ली है। तो हो सकता है कि भविष्य में आने वाले समय में यूस्टोमा की अब पैदावार है जो भारत में होने लगे और इसकी वजह से भारत को आर्थिक लाभ होने लगे। अब खास बात यहाँ यह है कि राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? लखनऊ में है। एक ये भी क्वेश्चन है, यानी यूस्टोमा तो क्लियर है ही, साथ के साथ ये भी ध्यान रखिएगा राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कौन सी जगह स्थित है? लखनऊ में स्थित है। याद रखिएगा कि यूस्टोमा को पैदा लखनऊ में नहीं किया गया है, बल्कि कहाँ किया गया है? उड़ीसा में इसे उगाने में सफलता हासिल की गई है। अब देखिए एआई, आजकल एआई का जमाना है, हर चीज एआई की तरफ बढ़ती जा रही है। एक देश ऐसा है जिसने एआई कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। एआई कैबिनेट मंत्री बनाया है, कौन सा देश है? अल्बानिया। कौन सा देश है? अल्बानिया। जो कैबिनेट मंत्री बनाया गया है उसे नाम दिया गया है डेला। नाम दिया गया है डेला। एक्चुअल में डेला कोई व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक सॉफ्टवेयर है, और उस सॉफ्टवेयर को एक काम दिया गया है कि वो सार्वजनिक निविदाएं, खरीद बेचने संबंधित सरकार जो बहुत सामान खरीदती है, सामान के लिए, टेंडर के लिए खरीद की देखरेख करना, उसमें ये निश्चित करना निष्पक्षता की गई है, कोई बेईमानी नहीं की गई है, कोई रिश्वत नहीं ली गई है, इस तरह की कोई गड़बड़ तो नहीं की गई है जो मानवीय गुण होता है। तो भ्रष्टाचार की रोकथाम करने के लिए वहाँ एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है और उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया है। दर्जा दे दिया गया है कैबिनेट मंत्री का। तो उसे क्या कहा गया है? एआई कैबिनेट मंत्री, और उसका क्या नाम रखा गया है? डेला रखा गया है। अब हम इसका जो उन्होंने डायग्राम जो तैयार किया गया है, चित्र बनाया है, वो ये देखिए। आधा फेस इसमें महिला का दिखा दिया गया है और आधा फेस है जो इलेक्ट्रॉनिक दिखाया गया है। तो इसे नाम दिया गया है डेला। नाम दिया गया है डेला। डेला है जो अल्बानिया में स्थित है। अल्बानिया में इस डेला का मतलब होता है सूर्य। अल्बानिया की जो भाषा है, बेनियन भाषा, उसमें डेला का मतलब क्या होता है? सूर्य होता है। तो विश्व का पहला देश जिसने एआई कैबिनेट मंत्री नियुक्त किया है तो वो है अल्बानिया। अल्बानिया ने नियुक्त किया है और कैबिनेट मंत्री का नाम क्या रखा गया है? डेला। अब अल्बानिया कहां पर है वो हम देख लें। देखिए ये हिस्सा है यूनान का, इस यानी यूनान। ये जो समुद्र दिखाई दे रहा है ये सारा, ये भूमध्य सागर है। भूमध्य सागर से लगता हुआ जो ये यूरोप का हिस्सा है, इसमें ये देखिए अल्बानिया। अल्बानिया है यूनान के जस्ट पास में लगता हुआ है, भूमध्य सागर से लगता हुआ है अल्बानिया। इस देश ने पहला एआई कैबिनेट मंत्री डेला को नियुक्त किया है, जिसका मतलब होता है उनकी भाषा में सूर्य। आगे हम देखें, आरबीआई ने एक पोर्टल तैयार किया है, यानी एक छोटी साइट, वेबसाइट तैयार की है, ताकि लोगों को ये जागरूकता पैदा कर सके कि असली नोट कैसा होता है और नकली नोट कैसा होता है, यानी दोनों में फ़र्क कर सकें। अपना जो नोट है उसका 360 डिग्री यानी चारों तरफ से घुमा घुमा कर, जैसे हम कार के, बाइक के देखते हैं, उसी तरह से देख सकें। ये फैसिलिटी देने के लिए माइक्रोसाइट तैयार की गई है, यानी एक छोटी साइट तैयार की गई है। इसका पोर्टल है indiacurrency.rbi.org.in indiacurrency.rbi.org.in। इस पोर्टल पर जाकर के हम ये देख सकते हैं जो मुद्रा जारी की गई है उसका डिज़ाइन क्या है और उसकी सुरक्षा से संबंधित क्या क्या उसमें विशेषताएं पाई जाती हैं, और इसका हम 360 डिग्री
से भी देख सकते हैं। किसी नोट को हम सेलेक्ट करें 500 के नोट को, और 500 के नोट को चारों तरफ ऑनलाइन ही घुमाकर देख सकते हैं कि उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो मतलब जनता में जागरूकता फैलाने के लिए एक माइक्रोसाइट तैयार की गई है, indiacurrency.rbi.org.in। तो यानी आरबीआई द्वारा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा एक माइक्रोसाइट तैयार की गई है। अब हम समझें आरबीआई के बारे में। आरबीआई क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। इसकी जो स्थापना है वो 1 अप्रैल 1935 को हुई है। से हुई है 1 अप्रैल 1935। आरबीआई का जो एक्ट था वो 1934 का है, यानी अधिनियम है जो 1934 का है। उस आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना है जो 1935 में गई है। देखिए, इसका जो मुख्यालय है वो सबसे पहले यहाँ पर स्थापित किया गया था, कोलकाता में स्थापित किया गया था, लेकिन बाद में 2 साल बाद 30 में गठन किया गया था। 2 साल बाद 1937 में इसे स्थानांतरित कहाँ पर कर दिया गया था? मुंबई में इसे स्थानांतरित कर दिया गया। ये पहले एक प्राइवेट बैंक था। ऐसा बैंक था, ये प्राइवेट बैंक था। बाद में जब भारत आज़ाद हो गया तो 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। राष्ट्रीयकरण करने की वजह से एक ऐसा बैंक हो गया, राष्ट्र का बैंक हो गया, यानी सरकारी बैंक हो गया। तो आरबीआई का गठन आरबीआई एक्ट 1934 के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को हुआ। इसका पहले मुख्यालय कलकत्ता में हुआ करता था। 1937 में इसका मुख्यालय बंबई में शिफ्ट कर दिया गया। आज तक भी ये बंबई में है। 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और अब ये सरकारी बैंक बन गया। यानी यूँ कहूँ कि बैंकों का बैंक, बैंकों का बैंक हो गया। तो बाकी बैंक हैं जो इसी के अंडर काम करते हैं, आरबीआई के अंतर्गत काम करते हैं। देखिए, आरबीआई का जो पहले वित्त वर्ष हुआ करता था, वो वित्त वर्ष है वो पहले होता था 1 जुलाई से लेकर 30 जून तक। लेकिन 2020 से हमारे देश का जैसे वित्तीय वर्ष है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, इसी तरह से 2020 से आरबीआई का वित्तीय वर्ष भी 1 अप्रैल से कर दिया गया इस मार्च तक। और फिलहाल हमारे देश में वित्तीय वर्ष और आरबीआई का वित्तीय वर्ष एक समान हो गए हैं। यानी पहले क्या होता था, हमारे देश में वित्तीय वर्ष माना जाता था 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी भारतीय रिजर्व बैंक का जो वित्तीय वर्ष होता था वो 1 जुलाई से चालू होता था और 30 जून को ख़त्म होता था। लेकिन 2020 से सरकार ने इसे समान बना दिया। तो अब फिलहाल आरबीआई का हो या हमारे देश में हो, वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से चालू होता है और 31 मार्च को समाप्त होता है। संजय मल्होत्रा ये फिलहाल आरबीआई के गवर्नर हैं 26वें नंबर के। कौन से नंबर के हैं? 26वें नंबर के। आरबीआई जिसका गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था, उसके 26वें गवर्नर वर्तमान में कौन हैं? संजय मल्होत्रा हैं। आगे देखें इसके पुराने गवर्नर। संजय मल्होत्रा से पहले इनके पुराने गवर्नर थे शक्तिकांत दास। कौन थे? शक्तिकांत दास थे। इन्हें फिलहाल प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है, 2nd नंबर का बनाया गया है प्रधान सचिव। तो आरबीआई के जो भूतपूर्व गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि कितने नंबर के थे? आरबीआई के 25वें नंबर के थे। इन्हें फिलहाल प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव बनाया गया है 2nd नंबर का। प्रधान सचिव 1 होते हैं और प्रधान सचिव 2 होते हैं। तो प्रधान सचिव किन को बनाया गया है? शक्तिकांत दास को। अब देखिए आईसीसी है वो प्लेयर्स को मंथ के हिसाब से, महीने के हिसाब से भी घोषित करने लगा है। और आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ
कौन से मंथ के लिए? अगस्त मंथ के लिए, अगस्त 2025 के लिए। तो आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 घोषित किया है 2 खिलाड़ियों को, एक पुरुष है और एक महिला है। तो जो महिला प्लेयर ऑफ द मंथ हैं वो बनाया गया है ऑर्ला प्रेंडरगैस्ट ने बनाया गया है, जो कि ये कहाँ की हैं? आयरलैंड की हैं। तो ऑर्ला प्रेंडरगैस्ट ये रही। और उस प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 के लिए मोहम्मद सिराज को बनाया है, जो भारत के हैं। इस तरह से करके आईसीसी द्वारा पुरुष और महिला वर्ग में अलग अलग प्लेयर ऑफ द मंथ अगस्त 2025 की घोषणा की गई है। आगे हम देखें सैन्य अभ्यास के बारे में। तो देखिए फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास हाल ही में दक्षिण कोरिया जेजू द्वीप के पास आयोजित किया गया है। फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास हाल ही में कहां आयोजित किया गया है? दक्षिण कोरिया के पास जेजू द्वीप। तो दक्षिण कोरिया का है जेजू द्वीप, उसके पास आयोजित किया गया है। ये किन किन देशों का है? ये अमेरिका का, दक्षिण कोरिया का और जापान का। यानी टोटल कितने देश शामिल हैं इसमें? 3 देश इसमें शामिल हैं। तो 3 देशों का संयुक्त अभ्यास है फ्रीडम एज, जो कि हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास आयोजित किया गया है। अब ये जो सैन्य अभ्यास है, सेना का आपस में अभ्यास करने का एक आयोजन किया जाता है, ये वायुसेना का है और नौसेना का है। इसमें थल सेना यानी आर्मी नहीं है। तो इन 3 देशों की वायुसेना और नौसेना ने मिलकर ये युद्धाभ्यास किया है, जिसका नाम है फ्रीडम एज। हो जाएगा कि फ्रीडम एज सैन्याभ्यास है वो कौन कौन से देशों के बीच में आयोजित किया गया था? अमेरिका, दक्षिण कोरिया और साथ ही है जापान। और दक्षिण कोरिया के ही जेजू द्वीप के पास इसका आयोजन किया गया है। अब विश्व मानचित्र में हम इनकी स्थिति देख लेते हैं कि कहां पर क्या है, कहां पर क्या है। देखिए ये है छोटा सा कोरिया, उसी के जस्ट नीचे लगता हुआ है दक्षिण कोरिया। इधर ये जापान है, जी के साथ लगता हुआ। इधर की तरफ ये अमेरिका है, अमेरिका यहां भी है और अमेरिका यहां भी है, जगह है अमेरिका। देखिए जापान, अमेरिका और दक्षिण कोरिया, इन तीनों का ये आयोजन है। अब देखिए कोरिया और चाइना दोनों पास पास में हैं, और इन दोनों की आपसी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। चाइना को नियंत्रित करने के लिए अमेरिका जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है। जापान और दक्षिण कोरिया के साथ अच्छे रिश्ते बनाकर रखता है। उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया में आपस में बिल्कुल नहीं बनती है। अमेरिका का जो ये हिस्सा है जिसे हम बोलते हैं अलास्का, कौन सा हिस्सा है? अमेरिका का अलास्का। तो अमेरिका जगह है, ध्यान रखिएगा, एक तो कनाडा के नीचे है अमेरिका जो मेन है, और दूसरा हिस्सा है इसका अलास्का। अब देखिए ये है रूस, रूस की जो राजधानी है मॉस्को वो इस जगह पड़ती है। ये रसिया इतना बड़ा है और ये भी हिस्सा रूस का था, लेकिन बाद में 1867 में भारत में क्रांति कब हुई थी? 1857 में। 1857 की क्रांति के 10 साल बाद, इसे याद रख लीजिएगा, 1867 में इस हिस्से को रूस ने अमेरिका को बेच दिया। रूस ने अमेरिका को बेच दिया। रूस की यह बहुत बड़ी गलती थी। रूस ने अमेरिका को बेचा था अलास्का। कब बेचा था? 1867 में बेचा था। तो अमेरिका फिलहाल 2 जगह है, एक तो मेनलैंड है और दूसरा है अलास्का वाला हिस्सा जो रूस के साथ लगता हुआ है। तो अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, इनके संबंध अच्छे हैं। दूसरी तरफ हम देखें तो कोरिया, चीन, रूस, इनके संबंध अच्छे हैं।
सब देश अपने धाक जमाने के लिए एक दूसरे के साथ रिश्ते बनाकर रखता है और उसी के आधार पर ये सैन्य अभ्यास करता है। तो अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया द्वारा फ्रीडम एज नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया था। देखिए अब ये चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति हैं, और इधर की तरफ किम जॉन उन ये दक्षिण कोरिया के तानाशाह है। काफ़ी इनके बारे में आता रहता है कि इनकी इच्छा होती है, कोई जिसको टपकाना है उसे टपका दिया, जिसे छोड़ना है उसे छोड़ दिया। यानी पूरी तरह से इनकी तानाशाही चलती है किसमें? उत्तरी कोरिया में। तो ये उत्तरी कोरिया के क्या हैं? तानाशाह हैं किम जोंग उन, और ये हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार, ये पुरस्कार हर साल भारत के फिल्म जगत में, हम विश्व की बात नहीं कर रहे हैं, भारत के फिल्म जगत में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, या यूं कह सकते हैं कि भारत के फिल्म जगत का एक तरह से ये भारत रत्न है। तो अभी हाल ही में 2025 के लिए इसकी घोषणा की गई है, और ये मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल हैं, उनके लिए घोषणा की गई है। और अभी ये पुरस्कार है जो 21वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह का आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली विज्ञान भवन में। तारीख को है 30 सितंबर 2025 को है, उसमें ये पुरस्कार दिया जाएगा, यानी आज ये पुरस्कार दिया जाएगा। तो क्लियर है, दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2025 किसको दिया गया है, उसकी घोषणा किसके लिए की गई है? तो मलयालम, याद रखिएगा मलयालम जो भाषा है वो केरला की है। मलयालम किस भाषा राज्य की भाषा है? केरला की। तो यानी कि ये कहाँ के हैं? ये केरल के, केरल की भाषा है मलयालम, और मलयालम के सुपरस्टार हैं मोहनलाल, ये उनका फोटो है। इन्हें 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जा रहा है। दूसरी बात, 71वें यही दूसरा क्वेश्चन है, 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ आयोजित किया गया? तो वो कहाँ आयोजित किया गया? विज्ञान भवन, जो कि कहाँ पर है? नई दिल्ली में आयोजित किया गया या किया जा रहा है। अब ये देखिए, ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार है। बात करें हम दादा साहब फाल्के पुरस्कार की, इसकी शुरुआत सबसे पहले की गई थी 1969 में। अभिनेत्री देविका रानी को पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। दादा साहब फाल्के पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? 1969 को की गई थी, और पहला पुरस्कार किसे दिया गया था? देविका रानी को दिया गया। अब ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो आजीवन सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है। आजीवन सिनेमा, भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसी तरह से एक व्यक्ति थे जिन्हें दादा साहब फाल्के बोला जाता था, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था फिल्म जगत के लिए। उनका असली नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के, धुंधीराज गोविंद फाल्के, और उन्हें ही कहा जाता था दादा साहब फाल्के। उनके नाम पर ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है, जो कि भारतीय सिनेमा के जनक थे। कौन थे? धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें हम दादा साहब फाल्के कहते हैं। इस पुरस्कार को फिल्म जगत का भारत रत्न कहा जाता है, या यूं समझें कि भारत में फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार है दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अब देखिए, हम दादा साहब फाल्के के बारे में बात कर लेते हैं। तो दादा साहब फाल्के का असली नाम था धुंधीराज गोविंद फाल्के। इन्होंने भारत में बनने वाली सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनाई थी। राजा हरिश्चंद्र फिल्म किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। और ये कब बनी? 1913 में। ये भारत की पहली फिल्म थी। भारत में बनने वाली
पहली भारतीय फिल्म कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो कि 1913 में किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के द्वारा। तो देखिए ये वो दौर था जब कोई अभिनेत्री है, हीरोइन है, वो मतलब कोई महिला है, वो हीरोइन का रोल नहीं करना चाहती थी। तो उस ज़माने में आदमी ही औरतों का रोल करते थे और आदमी ही यानी पुरुष ही पुरुष का रोल करते थे। तो वो समय था जब फिल्म जगत की भारत में शुरुआत हो रही थी। तो बहुत स्ट्रगल इन्होंने झेला है। इन्होंने बनाई राजा हरिश्चंद्र। अब खास बात यह है कि ये फिल्म है तो बिना बोलती थी, बिना बोलती फिल्म थी, यानी कि मूक फिल्म बोल सकते हैं इसे हम। ऐसी थी मूक फिल्म, इसमें आवाज नहीं थी, साउंड नहीं थी, लिप्सिंग होती थी, यानी लिप्स हैं जो हिलते थे, तो उनसे या घटना से अंदाजा लगाया जाता था कि हाँ इसमें क्या हो रहा है। तो मतलब भारत की पहली बिना बोलती फिल्म है जो कौन सी थी? राजा हरिश्चंद्र थी, जो कि 1913 में बनी थी, दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। अब बात कर रहे हैं 1913 का, क्या करें 13 का बनता है 1931। 1931 में भारत की पहली बोलती हुई फिल्म जिसमें आवाज भी साथ थी वो थी आलम आरा। कौन सी फिल्म थी? आलम आरा। और इसका निर्देशन किया था देसिर ईरानी द्वारा, देसिर ईरानी द्वारा। और ये भारत की कैसी फिल्म थी? बोलती हुई। याद रखिएगा 1913 में भारत की पहली फिल्म बनी जो कि मूक फिल्म थी, बिना बोलती फिल्म थी, जिसका नाम था राजा हरिश्चंद्र, जो किसने बनाई थी? दादा साहब फाल्के द्वारा बनाई गई थी। दूसरी बात आती है 1913, 13 का उल्टा करें तो 31 होगा। तो 1931 में भारत की पहली बोलती फिल्म बनी जिसका नाम था आलम आरा, और उसका निर्देशन किया था अर्देसिर ईरानी द्वारा। और भारत में रिकॉर्ड होने वाला, यानी इस आलम आरा फिल्म में ही गाना रिकॉर्ड हुआ था सबसे पहले, क्योंकि पहली बोलती फिल्म ही ये थी। तो पहला जो गाना था वो था दे खुदा के नाम पे प्यारे कर देने की है। ये पहला भारत में फिल्म में रिकॉर्ड हुआ गाना था। बात करें हम 2025 का, तो हमें पता चल गया है कि 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे मिला है। अब बात करें पिछले पुरस्कार की, तो 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है से दिया गया था अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को। अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को 2024 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था, जबकि 2025 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार है जो मलयालम के सुपरस्टार मोहनलाल को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, इस टॉपिक देखते हैं हमारा। देखिए बीमा सुगम, बीमा सुगम डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है बीमा सुगम के नाम से, जहां पर एक ही छत के नीचे सभी तरह के बीमाओं की सुविधा मिलेंगी, चाहे वो जीवन बीमा हो, फसल बीमा हो, पशुधन बीमा हो, इसके अलावा स्वास्थ्य संबंधित बीमा हो या कोई वाहन बीमा हो। तो सारी तरह की सुविधाओं के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसे नाम दिया गया है बीमा सुगम। अब ये इसे रेगुलेट करनी, नियंत्रित करने वाली संस्था कौन है और इसे संचालित करने वाली संस्था कौन है वो समझें। इसे नियामक, इसे नियंत्रित करने वाली जो संस्था है वो है IRDAI। IRDAI यानी भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण। भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण, इंडियन रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इंश्योरेंस रेगुलेटिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये साथ ही इसे संचालन करने वाली संस्था कौन है? तो मतलब नियंत्रित तो करेगी ये IRDAI, तो उसे संचालित करेगी BSIF। याद रखना BSF नहीं है, ये BSIF है ये संस्था, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन, बीमा सुगम इंडिया फेडरेशन द्वारा। यानी बीमा सुगम क्या चीज़ है? एक प्लेटफॉर्म है जो बनाया गया है ताकि सारे बीमा एक ही छत के नीचे आ जाएं, एक ही प्लेटफॉर्म से कोई व्यक्ति सभी तरह के बीमा कर सके। खास बात इसमें एक चीज़ दी गई है कि आप इन बीमाओं की तुलना भी कर सकते हैं। जैसे आप हेल्थ का कोई बीमा लेना चाह रहे हैं तो कई बीमा कंपनियां हैं, उनके बीमा पॉलिसी की तुलना कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि वो उसमें किस में फ़ायदा है, तो जिसमें फ़ायदा हो आप वो ले सकते हैं। तो इसका नियामक संस्था है IRDAI और BSIF है वो इसे
संचालित करेगी। देखिए सूरजपुर, सूरजपुर है वो छत्तीसगढ़ का एक जिला है। सूरजपुर है वो क्या है, छत्तीसगढ़ का एक जिला है जहां की 75 ग्राम पंचायतों को, जहां 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। यानी यहाँ बाल विवाह नहीं हो रहे हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण पहल है कि बाल विवाह से मुक्त कर दिया गया है। किसे? सूरजगढ़ जिले को, जो कि कहां पर स्थित है, छत्तीसगढ़ में। तो छत्तीसगढ़ के नक्शे में हम देख लेते हैं इसे, कहां पर स्थित है। ये छत्तीसगढ़ है, ये प्रदेश वाला हिस्सा यहाँ लगता है, इधर ये हिस्सा मध्य प्रदेश वाला हिस्सा लगता है, ये हिस्सा महाराष्ट्र वाला हिस्सा लगता है। तो ये है सूरजपुर, जो मध्य प्रदेश की सीमा के साथ लगता है, सूरजपुर। सूरजपुर को, जो कि छत्तीसगढ़ का जिला है, से जिले की 75 ग्राम पंचायतों को बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि भारत में किस राज्य के किस जिले को हाल ही में बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। तो इसके छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले 75 ग्राम पंचायतों को ऐसा मुक्त घोषित किया गया है, बाल विवाह मुक्त घोषित किया गया है। आज की क्लास में इतना ही। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पढ़े हैं और आगे भी हम कंटिन्यू करते रहेंगे। आपको अगर किसी टॉपिक से संबंधित कोई महत्वपूर्ण क्लास चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं और क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण सुझाव अपने देते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हमें भी आगे बढ़ने का प्रोत्साहन मिलता रहे। धन्यवाद। हेलो हेलो हेलो।